नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ईरान ने महीने पहले इजरायल पर हमला करने की धमकी दी, लेकिन अभी तक किया नहीं है, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी। इस बीच हूती लीडर अब्दुल मलिक अल हूती ने बताया है कि ईरान ने हमला करने में देरी क्यों की। उन्होंने कहा कि ईरान निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन हमला होगा वो चुभने वाला और प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि हमले में देरी का कारण केयरफुल प्लानिंग है। हूती नेता ने कहा कि 31 जुलाई को हनीये की हत्या पर ईरान की जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच इजरायल काफी भय और पीड़ा की हालत में है, जबकि पूरे पश्चिम एशिया में अन्य जगहों पर ऑपरेशन जारी हैं। इजरायल लगातार गजा पट्टी पर हमले कर रहा है, जिससे हर रोज लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अब अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने आज सुबह से गजा पट्टी के मध्य और दक्षिणी इलाकों में 18 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत न्यूट्रल या उदासीन दर्शक नहीं था और हमेशा शांति के पक्ष में था। ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने भारत की स्थिति दोहराई कि संघर्ष को केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। रॉयटर्स ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि उन्होंने कहा कि नई दिल्ली शांति के प्रयासों में सक्रिय योगदान देने के लिए तैयार है। बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि मोदी और यूक्रेन राष्ट्रपति के बीच ज्यादातर चर्चा यूक्रेन में युद्ध के संबंध में हुई। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इस दौरान पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। इस दौरान आज उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच आज दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अहम कूटनीतिक बैठक भी होनी है। पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात की पहली तस्वीर सामने आ चुकी है, जो कि राजधानी कीव की है। इनमें पीएम मोदी ज़ेलेंस्की से हाथ मिलाते और फिर उनके कंधे पर हाथ रखे नजर आते हैं। बताते हैं, इससे पहले पीएम मोदी ने रूस का दौरा भी किया है। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच वार्ता के बाद भारत और यूक्रेन ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते हाई कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर, कल्चरल कोऑपरेशन और मेडिसिन और ड्रग्स के लिए भारत की मानवीय सहायता को लेकर है। बदलापुर मामले को लेकर महाराष्ट्र में जमकर विरोध हो रहा है। इस कांड के विरोध में विपक्षी दलों ने शनिवार 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद बुलाया था, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमवीए ने कल के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सभी कांग्रेस नेता महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों और इसे रोकने में महाराष्ट्र सरकार की विफलता के खिलाफ सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने चेहरे मुंह पर काली पट्टी बांधकर महाराष्ट्र के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के चीफ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हैं। हमने कल का बंद वापस ले लिया है, लेकिन कल विपक्ष के नेता अपने चेहरे पर काली पट्टी के साथ प्रदर्शन करेंगे। महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शुक्रवार को कहा कि पार्टी किसी को भी रोक नहीं सकती है, जिसने भाजपा छोड़ने और अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकल्प तलाशने का फैसला कर लिया है। बावनकुले की प्रतिक्रिया उन घटनाक्रम के बीच आई है जिनसे संकेत मिलता है कि कम से कम 2 भाजपा नेता यानी समरजीत सिंह घाटगे और हर्षवर्धन पाटिल ने अन्य विकल्पों की तलाश करने का फैसला किया है। दोनों नेताओं को विधानसभा चुनाव की टिकट मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि वो जिन सीटों से चुनाव लड़ना चाहते हैं वो सीट भाजपा के महायुति सहयोगी एनसीपी को मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होना चाहिए। अब सीएम चेहरे को लेकर शरद पवार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में कोई सीएम फेस नहीं है। शरद पवार ने कहा कि जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, मेरी पार्टी से कोई भी इच्छुक नहीं है। हम किसी को भी सीएम चेहरे के रूप में पेश नहीं कर रहे हैं। हम बस यहाँ सरकार में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हम राज्य को सुशासन देना चाहते हैं। इसलिए सीएम कौन होगा या नहीं, ये मेरे लिए सवाल नहीं है। बता दें, उद्धव ने कहा था कि कांग्रेस और एनसीपी जिसका नाम आगे बढ़ाएंगे वो उसका समर्थन कर देंगे। उनका ये कहने का तरीका था, वो अलग बात है, लेकिन सीएम पद पर वो रहे हैं और उद्धव के साथ सिंपैथी भी है, तो वो चाहते हैं कि उनके चेहरे को ही घोषित किया जाए। शरद पवार ने रोड़ा तो हटा दिया है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी और खड़गे क्या करते हैं। लोगों का कहना है कि उद्धव का नाम आगे करने से गठबंधन को फायदा ही होगा।
कांग्रेस को बहुमत मिलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि लोगों की व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर महत्वाकांक्षाएं होती हैं। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि क्यों ना हो। शैलजा ने चुनाव में पार्टी की संभावनाओं में बाधा डालने वाली गुटबाजी की बात को खारिज कर दिया और कहा कि जब चुनाव आते हैं तो हर कोई एक कांग्रेस शिविर के रूप में एक साथ जमीनी स्तर पर काम करने के लिए उतर जाता है। मैं बहुत व्यावहारिक हूं और मैं आपको बहुत स्पष्टता से जवाब दूंगी। किसी भी संगठन में अपनी जगह के लिए धक्का मुक्की और हमेशा होती रहती है। ये किसी भी संगठन का हिस्सा है और वो हमेशा रहेगा। हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा से जब पूछा गया कि क्या हरियाणा कांग्रेस में अलग अलग खेमे एक साथ आएंगे, इस पर उन्होंने कहा, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये कांग्रेस खेमा है। आखिरकार सभी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चुनावों से पहले वरिष्ठ नेताओं द्वारा अलग अलग प्रचार कार्यक्रम करने की गुटबाजी की बात को भी खारिज कर दिया और कहा कि सभी कांग्रेस के लिए ऐसा कर रहे हैं। चुनाव के बाद गठबंधन की संभावना पर चर्चा करते हुए शैलजा ने कहा कि कोई हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी और कांग्रेस को पूरा बहुमत मिलेगा। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के गठबंधन पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे। अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ एलओसी ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का पोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? उन्होंने कहा कि इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। इस तरह के उन्होंने 10 सवाल पूछे। संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी पहली बैठक आयोजित की, जिसमें विधेयक के पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बैठक के दौरान एनडीए के भीतर से ही मजबूत असहमति की आवाजें उभरी, जिससे मोदी सरकार के लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में विधेयक का समर्थन करने वाली प्रमुख सहयोगी टीडीपी ने जेपीसी की बैठक के दौरान व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता जाहिर की। टीडीपी संसदीय दल के नेता और जेपीसी सदस्य लाबू श्री कृष्ण देवरायलू ने कहा कि टीडीपी ने विधेयक के संबंध में उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए मुसलमानों सहित सभी समुदायों के साथ परामर्श शुरू किया है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया है कि टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने मुस्लिम प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि उनकी पार्टियां वक्फ विधेयक का विरोध करेंगी। बोर्ड ने बिल वापस न लेने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बैठक में एआईएमएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को असंवैधानिक बताया। एनडीए के एक अन्य सहयोगी चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही आगे के परामर्श की भी मांग की। सूत्रों ने बताया कि एनडीए के बाहर वाईएसआर कांग्रेस ने भी विधेयक के कई क्लॉजेस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की बैठक पर कहा कि सभी से चर्चा और संवाद के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अगर कोई सरकार कानून से छेड़छाड़ करती है या नया कानून लाने की कोशिश करती है तो सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद कानून और मजबूत हो पाएगा और उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो सही होगा। असम के नागांव जिले में ट्यूशन क्लास से घर लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया। ये घटना गुरुवार को घटी। दुष्कर्मियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया और अनिश्चितकाल के लिए बंद बुलाया। एक रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्षीय लड़की के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। नाबालिग लड़की को सड़क किनारे बेहोशी की हालत में पाया गया और स्थानीय लोगों ने उसे बचाया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उसे इलाज के लिए राज्य के नागांव जिले के ढिंग मेडिकल यूनिट में भर्ती कराया गया। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता घटी है। सर्वे बताता है कि अगस्त 2023 में योगी के कामकाज से 47% लोग संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा बढ़ा और 51% हो गया और अब अचानक लोकप्रियता घटकर 39% रह गई है। जबकि बेहतर मुख्यमंत्री के मामले में उन्होंने सर्वे में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लोकप्रियता बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2023 में ममता के कामकाज से 32% लोग ही संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा 33% हो गया। अब 6 महीने में अचानक लोकप्रियता बढ़कर 46% हो गई है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता घटी है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अगस्त 2023 में केजरीवाल के कामकाज से 58% लोग संतुष्ट थे। फरवरी 2024 में यह आंकड़ा बहुत तेजी से घटा और 37% हो गया। अब 6 महीने में फिर लोकप्रियता बढ़ने लगी है और यह आंकड़ा 44% हो चुका है। इसके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता घटी है। वहीं सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 5 सितंबर तक जेल में ही रहने वाले हैं। सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से और वक्त मांगा है। ऐसे में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होने वाली है। वैसे पहले ये सुनवाई आज शुक्रवार को होनी थी। तब कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, लेकिन इस सुनवाई का टलना ही केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सेबी ने बिजनेसमैन अनिल अंबानी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने उन्हें सिक्योरिटी मार्केट से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। साथ ही सेबी ने अनिल अंबानी के ऊपर करोड़ों रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। सेबी ने ताजा आदेश में इस एक्शन की जानकारी दी। नियामक का ये एक्शन अनिल अंबानी के साथ ही 24 अन्य निकायों के खिलाफ आया है। कोलकाता रेप मामले में आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पिछले कई दिनों से आरोपी से सीबीआई घंटों पूछताछ कर रही है। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी होने वाला है। इस बीच कोर्ट से भी उसे बड़ा झटका लगा है। इजरायल के पूर्व मेजर जनरल इस्जाक ब्रिक ने गुरुवार को इजरायल को बड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर फिलिस्तीनी समूह हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ उसका मौजूदा युद्ध जारी रहा तो इजरायल को 1 साल के भीतर पतन का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिक ने इजरायली दैनिक हारेट्स के एक लेख में कहा, देश वास्तव में रसातल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ संघर्ष जारी रहा तो इजरायल 1 साल से अधिक समय के भीतर ढह जाएगा। आईडीएफ के पूर्व अधिकारी ब्रिक ने इजरायल के रक्षा मंत्री पर भी निशाना साधा और उन्हें एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि गजा में युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री योव गैलेंट के ज्यादातर दिखावटी घोषणाएं निराधार साबित हुई। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं के साथ गैलेंट इजरायली जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैलेंट को यह एहसास होने लगा है कि गजा में पूरी तरह से जीत की अवधारणा बकवास है। ब्रिक ने कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें यह एहसास होना शुरू हो गया है कि हमास के साथ बंधक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने से क्षेत्रीय युद्ध होगा जो इजरायल को गंभीर खतरे में डाल देगा। शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का आखिरी दिन उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम रहा। डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने जोशीला भाषण किया। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक नामांकन स्वीकार किया। इसके साथ ही कहा कि अमेरिका ट्रंप के पास वापस नहीं जा सकता है। कमला ने कहा, ये चुनाव न केवल हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। कई मानों में डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें व्हाइट हाउस में वापस लाने के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। यूएस कैपिटल हिल हिंसा में ट्रंप की भूमिका के लिए उन पर कटाक्ष करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि आप हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं देश को, पार्टी और खुद से ऊपर रखूंगी। उन्होंने कहा कि मैं सभी अमेरिकियों के लिए राष्ट्रपति बनूंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी के कन्वेंशन प्रोग्राम में डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने अपना अभी तक का सबसे लंबा भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनकी मां हमेशा हौसला बढ़ाती थी। कमला हैरिस ने कहा कि मेरे पिता मुझे सपनों के पीछे भागने के लिए प्रेरित करते थे। हैरिस ने कहा कि उनकी मां श्यामला भारत से अमेरिका आई थी। उन्होंने हमें सिखाया कि नाइंसाफी के खिलाफ शिकायत मत करो बल्कि उसे दूर करने के लिए कुछ करो। हैरिस ने कहा कि एक महान राष्ट्र के लिए मैं डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करती हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लुसाने डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज ने 89.49 मीटर जेवलिन थ्रो किया है। हालांकि इस प्रतियोगिता में नीरज दूसरे स्थान पर रहे। वहीं पेरिस ओलंपिक में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में नीरज ने 89.45 मीटर की दूरी तक भाला फेंका था। इस प्रतियोगिता में नीरज दूसरे नंबर पर रहे थे और उनको सिल्वर मेडल मिला था। लुसाने डायमंड लीग में 2 बार के विश्व चैंपियन और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने
90.6 मीटर थ्रो किया और पहले नंबर पर रहे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।